हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी एसीसीए के F7 के बारे में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेपर का पैटर्न, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है आपका, किन स्टैंडर्ड्स में डिवाइड किया गया है सिलेबस, एंड देन हम अपने इस लेक्चर 1 का फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो पेपर F7 है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अप्लाइड नॉलेज में, आपका एक पेपर है F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसी का एडवांस लेवल जो है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। एंड नेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, इसके साथ जो है वो आता है। बात करें अगर पेपर पैटर्न की कि आपका पेपर जो है वो कितने मार्क्स का आएगा या किन सेक्शंस में डिवाइड होगा, आपका पेपर 3 सेक्शंस में टोटल डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स का ये होगा आपका सेक्शन ए। एंड नेक्स्ट सेक्शन बी में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स। सेक्शन सी में आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होगा। यानी कि टोटल पेपर 40 प्लस 30 प्लस 30 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर जो है ये बनेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच के। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, एंड सेक्शन सी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। अब अगर मैं बात करूं पेपर के फॉर्मेट की कि मैम ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर देके आए हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका जो अप्लाइड नॉलेज में था वो टोटली ऑब्जेक्टिव था, बट यहाँ पर दोनों होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। एंड सेक्शन सी में फाइनली आपका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो इस पेपर से शुरू होगा, सब्जेक्टिव पार्ट इस पेपर से शुरू होगा। सेक्शन ए में जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपली एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी एंड देन उसके बाद उसमें क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे। सेक्शन सी आपका टोटली सब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें कंसोलिडेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सब टॉपिक्स इस सेक्शन में कवर होते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर 1 में कवर करोगे। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 23 बोरोइंग कॉस्ट, 20 36 IFRS 5 8 13, ये सारे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने इस लेवल में इस पेपर में कवर करने हैं। इनके अलावा जो टॉपिक्स आप कवर करोगे वो करोगे कंसोलिडेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, प्लस जो सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये टॉपिक हमने कवर करने हैं। देखो स्टैंडर्ड्स जो पढ़ेंगे वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ के साथ जो ये आपका सेक्शंस डिवाइड किए हुए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो सेक्शंस आपके डिवाइड किए हुए हैं A, B एंड C, सेक्शन A एंड B में से आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, लेकिन जो आपका सेक्शन C है ये एक तो सब्जेक्टिव होगा, प्लस इसमें कंफर्म्ड है कि 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको कंसोलिडेशन का आएगा ही आएगा।
एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंसोलिडेशन का आना ही आना है, प्लस कंसोलिडेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो है ही है, बट साथ में ही थोड़ा सा और आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है। कंसोलिडेशन जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की थी वो की थी पेरेंट सब्सिडरी की कंसोलिडेशन। अब यहाँ पर जो आप कंसोलिडेशन करोगे वो करोगे एसोसिएट कंपनीज, जॉइंट वेंचर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एंड ऑल पार्ट। इसमें थोड़ा सा जो लेवल है आपका हाई हो जाता है, किसमें? सब्जेक्ट सेक्शन सी में। हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन सी का, वो सिंगल एंटिटी का भी क्वेश्चन हो सकता है। सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है, या फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकते हैं। मतलब आपने अपने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर की तैयारी करनी है ना, वो इस हिसाब से करनी है कि कंसोलिडेशन आप लोग पक्का करके जाओ बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 20 मार्क्स का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 20 मार्क्स की कंसोलिडेशन आनी ही आनी है। प्लस ये जो आपकी लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया, इसमें से मैं कुछ स्टैंडर्ड्स आपको बता दूं। जैसे आपका IAS 33, ये इंटरप्रिटेशन के साथ कंबाइन होके आता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस वगैरह सारे, तो उनके साथ कंबाइन होके आता है सेक्शन सी में। ठीक है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट छोटा स्टैंडर्ड है, प्रोविजंस छोटा स्टैंडर्ड है आपका। रेवेन्यू का जो स्टैंडर्ड है, ये एक पूरी केस स्टडी बन सकती है इस पे। सेक्शन बी में आप लोग को 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फाइनेंशियल एसेट्स, इनके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू मेजरमेंट छोटा स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट उसके बाद ये सारे जो सीरीज में स्टैंडर्ड हैं आपके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से लेकर इम्पेयरमेंट, इसमें IAS 40, IAS 16 ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ हम ये 3 स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं। जो हमारा सिलेबस रहेगा, मैं आज के लेक्चर में जो आपका इस कोर्स का, इस बैच का पहला लेक्चर है, मैं आप लोगों को करवाऊंगी रेवेन्यू का स्टैंडर्ड IFRS 15। सबसे पहले हम कवर करेंगे, बहुत ही वाइड स्टैंडर्ड है, ये बड़ा स्टैंडर्ड है। अगर ये स्टैंडर्ड आता है तो 1-2 मार्क्स का नहीं आएगा, आपको पूरी केस स्टडी बन के आती है स्टैंडर्ड की। ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने ये स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, मैं बार बार बता रही हूँ, जो वो लेवल था वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब वो बिगनिंग था स्टैंडर्ड्स का। अब थोड़ा सा एडवांस पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, आपको जो IFRS 15 रेवेन्यू करवाऊंगी वो आपकी बुक में से करवाऊंगी, देन हम इसके समरी नोट्स में से एक बार रिवाइज करेंगे। अब IFRS 15 है क्या? IFRS 15 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में। मैम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में कैसे? देखो, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका IFRS का। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू पे अप्लाई होता है। ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, हमारी इनकम स्टेटमेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो दैट्स वाई मुझे ये जानना जरूरी है कि वो कौन से इवेंट्स होंगे जिसमें मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगी, और वो क्या स्टेप्स हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बेसिकली 5 स्टेप्स में डिवाइड हुआ है। कौन से 5 स्टेप्स हैं? फर्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, allocate transaction price to performance obligation, and next recognize revenue when or as performance obligation is satisfied. So यहाँ पर देखो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेप अप्लाई करो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। मैम आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पार्टीज आपस में सेल परचेज करने जा रही हैं उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करो। मैम कैसे पता लगेगा? कंडीशंस आगे जाके पढ़ेंगे।
नेक्स्ट उसके बाद है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करनी है। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे मैम, मतलब क्या करने पर आपको रेवेन्यू रिसीव होगा, आपका ऑब्लिगेशन क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट में। सपोज करो आगे जाके हमने ये एग्जांपल डिटेल में पढ़ना है कि आप, मेरी एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैंने एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं उसको कंप्यूटर प्लस टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी एंड बदले में वो मुझे क्या देगा, प्राइस देगा। तो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या रही इस कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमने। मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इस कॉन्ट्रैक्ट में रही कि मुझे अपना ट्रांजैक्शन प्राइस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि कंप्यूटर जो हमारी टेक्निकल सपोर्ट है वो देनी है। मेरी दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसमें रहेंगी। फर्स्ट इज सेपरेट, आपका कंप्यूटर सप्लाई करना है प्लस टेक्निकल सपोर्ट देनी है। थर्ड स्टेप आता है आपका ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने ये देखना है कि अगर मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर देती हूँ तो मुझे उसके बदले में प्राइस क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांजैक्शन प्राइस। याद रखना सेलिंग प्राइस नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी सेल हुई नहीं है, अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ नहीं है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, हम इसको इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो है, कौन सी, टेक्निकल सपोर्ट की एंड कंप्यूटर की। आपको इस एक ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है बिटवीन दीज टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैम क्या क्राइटेरिया रहेगा, स्टेप नंबर 4 में पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 5 है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि मैम कब ये माना जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड, मैम अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हमने रेवेन्यू में नहीं बोलूंगी मैं, हमने अमाउंट रिसीव कर लिया है, तब उसका क्या होगा। हमने ये दो इश्यू स्टेप नंबर 5 में डील करने हैं। स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट स्टेप। तो एक बार देखो, मैं आप लोगों को क्या करूंगी, मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड बता दूंगी कि ये स्टैंडर्ड किस तरह से अप्लाई होता है। ये जो 5 स्टेप्स हैं ये किस तरह से अप्लाई होते हैं। सो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन 1 है। इलस्ट्रेशन 1 में ध्यान दो क्या क्या गया। On 1st of December 2001, Wade receives an order from a customer for a computer as well as 12 months technical support. ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिया। आपने कंप्यूटर सेल करना है प्लस आपने साथ के साथ टेक्निकल सपोर्ट भी देनी है, ठीक है। दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है। अब उसके बाद वेट डिलीवर्स द कंप्यूटर टू द कस्टमर ऑन द सेम डे, द कस्टमर पेड $420। अब इस दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए कस्टमर ने मुझे एक ट्रांजैक्शन प्राइस, ये एक्सपेक्टेड विल पेड है ना, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस मेरा कितना है $420, ओके। द कंप्यूटर नॉर्मली सेल्स फॉर $300 और टेक्निकल सपोर्ट $120 की जो है वो सेल की जाती है। अब आपने ये 5 स्टेप्स जो है वो किस तरह से लगाने हैं, देखो 5 स्टेप्स आपने लगाने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। अब याद रखना इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही इन स्टेप्स में, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप एक एक स्टेप करके पढ़ोगे। अब आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वेड एंड इट्स कस्टमर फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। सो एग्रीमेंट हुआ है फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने की भी कंडीशंस होती है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये स्टेप्स जस्ट ओवरव्यू हैं आपके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो जैसा कि आपको मैंने बताया, जो सेलर है यहाँ पे वेट, उसने दो चीजें करनी है, क्या, एक तो उसने कंप्यूटर सेल करना है, गुड्स बेचना है, यानी कि एक उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हुआ कि उसने गुड्स सप्लाई करने हैं, और दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है कि उसने सर्विसेज सप्लाई करनी है, द सप्लाई ऑफ कंप्यूटर एंड द सप्लाई ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3,
डिटर्मिन द ट्रांजेक्शन प्राइस। डिटर्मिन द ट्रांजेक्शन प्राइस, देखो ट्रांजेक्शन प्राइस को मैं इन लेमैन्स लैंग्वेज कहूँ ना तो ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब होता है आपका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब हुआ एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, कि आपका सेलिंग प्राइस कितना है एक्सपेक्टेड, मतलब आपको जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा तो आपको कितना प्राइस रिसीव होगा। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है हमारा $420 दिया हुआ है क्वेश्चन में। कई बार ये क्वेश्चन में दिया भी होता है इसके सिनेरियो में, कई बार हमें ये ढूंढना भी पड़ता है, ठीक है। अब वो ढूंढते कैसे हैं, कैसे क्या होगा, ये हम सारी आपकी जैसा कि मैंने बताया आगे जाके डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैम अब हमारे पास यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो एक है, यानी कि $420, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो है, एक गुड्स है एक सर्विसेज है। मैम क्या क्राइटेरिया रहेगा आपका परफॉर्मेंस एक ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करना है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की रेशो में। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल सिंगल करके सेल करते, मतलब अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर सेल करूं या अगर मैं सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट दूं तो मैं कितना प्राइस अपने कस्टमर से चार्ज करूंगी, और वो जो सिंगल सिंगल प्राइस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन प्राइस को यानी कि $420 को आपको जो एलोकेट करना है 300 और 120, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस में करना है। मैम सपोज करो अगर उसने कंप्यूटर भी लिया, टेक्निकल सपोर्ट भी ली, डिस्काउंट का फीचर दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट भी आपका प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये देखा कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो ये $420 है, ये मैंने 300 और 120 की रेशो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज a performance obligation is satisfied, most important step of your standard, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देखो उन्होंने कंडीशन छुपा रखी है यहाँ पे, आपको इनडायरेक्टली वो एक कंडीशन बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड देन ओनली यू विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। सो हम यहाँ से एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये दो तरह की होगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो देखो जब मैं आपको ये स्टेप के बारे में पहले बता रही थी तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि इस स्टेप नंबर 5 में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मैम यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, तो पहले तो बताओ पता कैसे चलेगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। दूसरा, मैम अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, हमारे पास दो तरह की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है। एक होती है जो एट अ पॉइंट जब सेल हो रही है तभी सेटिस्फाई होगी, जैसे हमारे एग्जांपल में कंप्यूटर आपने सेल किया तो कंप्यूटर आपने सेल कर दिया, कंट्रोल पास ऑन हो गया, यहाँ पर जो डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है, कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम है, जब कंट्रोल पास ऑन हो जाएगा तो आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम करोगे। लेकिन एक होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारे इस एग्जांपल में जो टेक्निकल सपोर्ट है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे, धीरे धीरे करके हो रहा है। अब 12 मंथ्स की टेक्निकल सपोर्ट एक बार में तो सारी दे देंगे, फर्स्ट मंथ की टेक्निकल सपोर्ट, सेकंड मंथ की टेक्निकल सपोर्ट, थर्ड मंथ की टेक्निकल सपोर्ट, इस तरह से करके दोगे, तो दैट्स वाई ये होगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोनों के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इन डिटेल आपका स्टेप नंबर 1
सॉरी, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं वो इसके बारे में? कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट? कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट व्हेन that creates enforceable rights and obligation of the parties। उस जो सेलर बायर सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कुछ राइट्स बायर के होंगे, कुछ राइट्स सेलर के होंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस बायर के होंगे, कुछ ऑब्लिगेशन सेलर के होंगे। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो ये राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एन एंटिटी An entity can only account for revenue if the contract meets the following criteria। एक एंटिटी जो है वो सिर्फ रेवेन्यू के लिए अकाउंट फॉर कर सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब ये वो कंडीशंस हो गई जिनसे आपको पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। क्या क्या कंडीशंस हैं, ध्यान दो यहाँ पे। तो कंडीशंस में उन्होंने कहा कि आपकी जो कंडीशंस है, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एज अ सेलर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और मैं IFRS 15 अप्लाई करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दूं ये कह के कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना दिया। नो, बोथ द पार्टीज का जो अप्रूवल है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट्स रिगार्डिंग द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हर एक एंटिटी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अब थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं। देखो, आपका कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पॉइंट है कि आपने अप्रूवल लेना है, मतलब अप्रूवल होना चाहिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज का, प्लस आइडेंटिफाई होने चाहिए दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। दूसरी बात, आपको पेमेंट टर्म्स जो है वो क्या करनी है, रिकॉग्नाइज करनी है। कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। ये प्रोबेबल हो कि एंटिटी जो है वो अपनी कंसिडरेशन कलेक्ट कर लेगी इन पार्टी के थ्रू। सो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा कि आपने कंसिडरेशन जो है वो क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इलस्ट्रेशन 2 की। इलस्ट्रेशन 2 में देखो क्या कहा गया है। मोनो कंपनी हैज अ ईयर एंड ऑफ 31st March 2006। On 1st of January 2006, Mono company signed a contract with a customer to supply them with an asset as on 31st March 2006. In return for payment of 3,60,000, ये हमारा transaction price हो गया। Control of the asset would pass to the customer on 31st March 2006. अब by 31st March, Mono company did not believe that it would be probable to pay 360. Therefore, the contract cannot be accounted for and no revenue should be recognized. अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि 31st मार्च तक उसको लग रहा था कि उसका जो अमाउंट है वो रिसीव नहीं होगा, दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, यानी कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, हम ये मान लेंगे कि रेवेन्यू जो है वो नहीं आया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में हमने करना है आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज करनी है। अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आपका प्रॉमिस, आर प्रोमिसेस टू ट्रांसफर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ, प्रॉमिस टू ट्रांसफर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर। ठीक है, जो मैंने प्रॉमिस किया है गुड्स और सर्विसेज देने का वो मेरी क्या बन जाएगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी।
कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल करवा ही दिया कि एग्जांपल क्या हो सकता है कि कंप्यूटर है, टेक्निकल सपोर्ट है, आपने दोनों चीजें सप्लाई करनी है, तो आपके दो जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पर बन जाएंगे। An entity may enter into a contract with a customer to sell a car, which includes 1 year's free servicing and maintenance. ठीक है, an entity may enter into a contract with a customer to sell a car which includes 1 year free servicing and maintenance. अब यहाँ पर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। फर्स्ट, आपने कार सेल करनी है, सेकंड, आपने उससे रिलेटेड सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एंटिटी माइट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू प्रोवाइड फॉर 5 लेक्चर्स एज वेल एज टू प्रोवाइड अ टेक्स्ट बुक। सो यहाँ पर भी दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कौन सी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेक्चर्स देने हैं, साथ के साथ हमने टेक्स्ट बुक्स जो है वो सप्लाई करनी है। नेक्स्ट पार्ट में देखो उन्होंने क्या कहा, द डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में नॉट लिमिटेड टू गुड्स और सर्विसेज दैट आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स अराइज हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कि ये जो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मतलब मैम अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो मुझे क्या उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल आपको रिकॉग्नाइज करना उसको जरूरी है। आपको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। क्यों मैम? क्योंकि आगे जो आपका स्टेप नंबर 4 है वो स्टेप नंबर 2 से लिंक्ड है। स्टेप नंबर 4 हमने क्या पढ़ा कि एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैंने आपको बताया कि एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है विच इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है विच इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। दोनों का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। दैट्स वाई आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो अलग अलग रिकॉग्नाइज करनी है। Next, the performance obligation may not be limited to the goods or services that are explicitly stated in the contract. अब दूसरा बात यहाँ पर उन्होंने क्या कही, जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वही हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस पे भी डिपेंड करता है, पब्लिश्ड पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स कुछ दे रखी हैं एंटिटी ने, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, an entity must decide if the nature of a performance obligation is to provide goods or services itself और टू अरेंज फॉर अनदर पार्टी। सो देखो आपके पास यहाँ पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। फर्स्ट कि आप जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सप्लाई कर रहे हो वो खुद सप्लाई कर रहे हो इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि मैंने गुड्स पहले खुद परचेज किए फिर उसको आगे सेल की, ट्रेडिंग, या फिर रॉ मटेरियल पहले परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग की और उसके बाद उसको सेल किया, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मैं जस्ट एक एजेंट की तरह काम कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में यही लिखा ना, दैट इज द एंटिटी इज एन एजेंट, मतलब मैं गुड्स खुद परचेज नहीं करती, आई एम जस्ट एन एजेंट, कि मैं उस जो प्रिंसिपल है मेरा जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है मैं उसको बोलती हूँ कि आपके बिहाफ पे गुड्स मैं आपको अरेंज करके दे दूंगी। मैम ये दोनों आप क्यों बता रहे हो? क्यों? क्योंकि दोनों में जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रहेगा वो आपका डिफरेंट रहेगा। अब सपोज करो आप फर्स्ट वाली कैटेगरी में हो, यानी कि टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज इटसेल्फ, यानी कि सपोज करो आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो, आपने क्या किया, आपने गुड्स जो हैं वो परचेज किए डॉलर, आपने गुड्स डॉलर 1000 के परचेज किए एंड देन उसको सेल कर दिए आपने डॉलर 1500 के, पहले खुद परचेज किए थे, तो जो आपका रेवेन्यू होगा वो पूरा का पूरा डॉलर 15 होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस के बारे में उन्होंने क्या कहा, सेकंड केस के बारे में कहा, इफ एन एंटिटी इज एन एजेंट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फी और कमीशन,
मतलब जितना आपको कमीशन वाला पार्ट मिल रहा है ना, सपोज करो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि मुझे $1,50,000 के गुड्स वो अरेंज करके दे, और इन $1,50,000 में से जो मेरी कमीशन होगी वो 10% होगी, यानी कि मेरा जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो होगा 1,50,000 का 10% 15,000। मैम जो रिमेनिंग 1,35,000 आपने एडवांस ले रखा है पार्टी से, वो एज अ लायबिलिटी अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वेदर यू आर एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस और यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 है, इसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेशन 3 में देखो उन्होंने क्या कहा, एच कंपनी रेवेन्यू इंक्लूड्स 45,000 गुड्स फॉर गुड्स इट सोल्ड एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ओफा। H company earned a commission of 10% on these sales and remitted the difference to 40,500 to OFA। अब H कंपनी ने OFA कंपनी के बिहाफ पे कुछ गुड सेल किए हैं 45,000 के, और जो ये गुड सेल किए हैं उसमें से 10% कमीशन जो है वो किसकी है, OFA की है। तो उस केस में H कंपनी का जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा वो कितना होगा, 45,000 का 10%, और जो रिमेनिंग 40,500 है वो उसका अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स होगा। यहाँ पर ट्रीटमेंट देखो, एच कंपनी शुड नॉट हैव इंक्लूडेड 45,000 इन इट्स रेवेन्यू बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन एजेंट एंड नॉट द प्रिंसिपल। वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल की तरह काम नहीं कर रहे हैं। ओनली द कमीशन एलिमेंट ऑफ 4500, जो कमीशन एलिमेंट है 4500 का, वो आपने रिकॉग्नाइज करना है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अब अगर उसने, किसने, एच कंपनी ने, हम ये मान के चल रहे हैं कि 45,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, तो मैम हम अब इसको सही कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने क्या कर दिया, रेवेन्यू को डेबिट कर दिया, यानी कि रेवेन्यू मैंने कम कर दिया, और क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। द ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर। अब ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब क्या हुआ, हम स्टेप नंबर 3 पे आ गए हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर भी उसका यही लिखा हुआ, द ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी सेटल्ड, एक्सपेक्ट्स टू बी सेटल्ड, यानी कि एक्सपेक्टेशन है, अभी एक्चुअली में रिसीव नहीं हुआ, इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने स्टेप 2 में रिकॉग्नाइज की, अब स्टेप 3 में आप ये देखोगे कि उसके अगेंस्ट आपको कितना रेवेन्यू मिलेगा। Amounts collected on behalf of third parties are excluded, यानी कि एज एन एजेंट अगर आपने कोई अमाउंट कलेक्ट किया है वो यहाँ से इस ट्रांजैक्शन प्राइस में से नहीं आएगा। यानी कि आपकी इलस्ट्रेशन 3 को मैं कंटिन्यू करूं तो इलस्ट्रेशन 3 में जो 45,000 आपने टोटल अमाउंट कलेक्ट किया था, जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगा वो आपका 40,500 ही होगा। जो रिमेनिंग 40,500 है वो आपका अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर है। सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट भी आप क्या करोगे, इसमें से एक्सक्लूड कर दोगे। नेक्स्ट, द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर में इंक्लूड फिक्स्ड अमाउंट्स और वेरिएबल अमाउंट्स। अब यहाँ पर वेरिएबल अमाउंट्स की बात हुई है, इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगी कि अब देखो आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, आपका जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो वेरिएबल वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है।
मतलब ये आपने ये सारे पॉइंट्स ट्रांजैक्शन प्राइस में डिस्कस करने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वेरिएबल कंसीडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसीडरेशन, कंसीडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। ये एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग एलिमेंट की। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस में कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग अरेंजमेंट छुपा हुआ है तो मैम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? इन डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस एन एंटिटी मस्ट कंसीडर इफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइड्स द कस्टमर और द एंटिटी विद ए सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग बेनिफिट। क्या जो सिग्निफिकेंट जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट में आपको कहीं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग बेनिफिट लग रहा है? मैम कैसे? सपोज करो आपने किसी कस्टमर को गुड सेल किए और उस कस्टमर ने कहा कि जो मैं आपको इनकी पेमेंट करूंगा, मोस्टली ये इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में होता है, मैं आपको जो पेमेंट करूंगा वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करूंगा, या मैं आपको पेमेंट 3 मंथ्स के बाद करूंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग बेनिफिट। इफ देयर इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, then the consideration receivable needs to be discounted to present value। जो आपको सपोज करो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कंसीडरेशन आ रही है, देन ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करने के लिए ये 10 कंसीडरेशंस को आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा यूजिंग द रेट एट विच द कस्टमर वुड एबल टू बोरो। मैम जो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे उसमें रेट कौन सा यूज करेंगे? सो रेट आप यूज करोगे वो रेट जिसमें आपको अगर कस्टमर आपसे फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ना करता और कहीं बाहर बोरो करता, उस रेट पे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे। ठीक है ना? तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है तो आप क्या करोगे? आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आओगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट, द फॉलोइंग में इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब इंडिकेशन क्या क्या है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की? तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोमिस्ड कंसीडरेशन एंड द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोमिस्ड गुड्स और सर्विसेज। आपने जो कंसीडरेशन, सपोज करो आप एज अ सेलर अपने कस्टमर को 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो कि आफ्टर 3 मंथ्स जो ये गुड्स आज की डेट में $50,000 के हैं, डॉलर्स के हैं, उसके लिए मुझे आपको $52,000 पे करने हैं। मतलब अगर मैं ये गुड्स कैश में परचेज करूं तो कितनी है ट्रांजेक्शन प्राइस? 50,000। लेकिन क्योंकि मैंने क्रेडिट पीरियड मांगा है एज अ बायर तो मुझे 52,000 पे करने पड़ रहे हैं। दैट्स वाई अगर आपकी प्रोमिस्ड कंसीडरेशन जो आप उस पीरियड के बाद दोगे या इंस्टॉलमेंट्स में दोगे, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है, और कैश कंसीडरेशन में डिफरेंस है, समझ जाना सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है। significant length of time between transfer of goods or services to the customer and payment date स्ट्रेच किया हुआ फर्स्ट पॉइंट ही कि वो कहते हैं कि अगर आपने गुड्स दे दिए, कंट्रोल चला गया, रेवेन्यू कंसीडरेशन आनी चाहिए थी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, बट आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो उस केस में सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर एंड द पेमेंट डेट, उसमें जो है हम क्या करेंगे, रेवेन्यू ये मान लिया जाएगा कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट करते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग 1। अंडरस्टैंडिंग 1 देखो हमें क्या दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग 1 में, कीमा कंपनी एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सप्लाई फर्नीचर ऑन 30th September 2003। फर्नीचर सप्लाई करना है 30th September 2003 को, कंट्रोल ऑफ द फर्नीचर ट्रांसफर टू द कस्टमर ऑन दैट डेट। ठीक है, तो 30th September 2003 को ही आपने कंट्रोल पास ऑन कर दिया। अब देखो ये वैसे तो पार्ट आपका स्टेप नंबर 4 में आप इन डिटेल पढ़ोगे, बट मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो 2 टाइप्स की हो रही है, 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी? एक तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को 2 मिनट के लिए लीव कर देते हैं क्योंकि ये स्टेप नंबर 4 का पार्ट है। हम आते हैं एट अ पॉइंट इन टाइम में। एट अ पॉइंट इन टाइम में मतलब आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए और आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो यहाँ पर जो क्लिकिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, कंट्रोल। अब आपका जब कंट्रोल पास ऑन होगा देन ओनली आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। किस केस में, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम कंट्रोल पास ऑन हो चुका है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ द फर्नीचर ट्रांसफर टू द कस्टमर ऑन 30 सितंबर 2003, बट प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट लाइन में लिखा है द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट is $750,000 and is due for payment on 30th September 2005। आपका कंट्रोल जो है गुड से वो चला गया है 30th सितंबर 2003, मतलब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है और पेमेंट जो हो रही है 30th सितंबर 2005 में। अब जैसा कि हमने अभी लास्ट पॉइंट्स में डिस्कस किया कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है, इसके इंडिकेटर्स क्या होंगे, इसके इंडिकेटर्स होंगे इफ देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन पासिंग द कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और पेमेंट डेट। अब यहाँ पर भी वही है कि कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आपका पहले पास हो रहा है, पेमेंट डेट बाद में आ रही है, 2 साल के बाद आ रही है, मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है। इतना तो हमने कंक्लूजन निकाल दिया। अब अगर जो आपका रेवेन्यू है मैम वो $750,000 का रिकॉग्नाइज करें, नहीं, आप $750,000 का रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप रिकॉग्नाइज करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 7% है ना मार्केट रेट, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, इससे आप अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करोगे। तो 750,000 डिवाइडेड बाय 1.07 कितना आ गया। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान दो, जो आपके टाइम है वो 2 इयर्स का टाइम है। देखो जो प्रेजेंट वैल्यू आपकी निकालते हैं हम वो कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू दी पावर n, ठीक है। तो ये 1 r मतलब इंटरेस्ट रेट, n मतलब जितने नंबर ऑफ इयर्स हैं। अब यहाँ पे मुझे 1.07 की पावर 2 करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो कंट्रोल पास ऑन हुआ है वो सितंबर 2003 में हुआ है, जो मुझे कंसीडरेशन रिसीव होगी वो सितंबर 2005 में होगी, 2 साल हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं 750,000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू दी पावर 2 करूँ तो कितना आएगा आपके पास, 6,55,079, 6,55,079, ये आपकी क्या होगी, कंसीडरेशन होगी। मतलब अब यहाँ पर ना एक दिमाग में आप लोगों के क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आप बोल रहे हो 6,55,079 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। हाँ जी बिल्कुल। सो इसका मतलब हम जो एंट्री डालेंगे 30 सितंबर 2003 को, वो एंट्री डालेंगे डेबिट रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट सेल्स, कितना, 6,55,079 से। मैम जब वो कस्टमर 2005 में हमें पेमेंट देने आएगा तो वो 7,50,000 की पेमेंट देने आएगा, तो ये तो डिफरेंस आ जाएगा। जो हमने रिसीवेबल्स रिकॉग्नाइज किए होंगे वो 655 समथिंग के किए होंगे, और जो हमें पेमेंट रिसीव होगी वो 7,55,000 समथिंग की रिसीव होगी। तो मैम अब हम क्या करें इसमें, तो इस केस में आपको अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जो है वो करना पड़ेगा। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट आप इन डिटेल IAS 16 आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड है उसमें भी पढ़ोगे आप अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो बीच में टाइम गैप है वो 2 इयर्स का टाइम गैप है, तो मैं क्या करूंगी, उतनी वैल्यू से अपना रेवेन्यू एवरी ईयर बढ़ाती जाऊंगी। यानी कि फर्स्ट ईयर में मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ईयर में आपका 6,55,079 का 7% कितना आ गया, 6,55,079 7%, 45,855। अनवाइंडिंग डिस्काउंट मतलब अब मैंने जो डिस्काउंट लिया था ना, डिस्काउंटेड वैल्यू ली थी, प्रेजेंट वैल्यू ली थी,
मैं फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आई थी, जब 1 साल निकल गया तो उतनी वैल्यू मैं दोबारा से इंक्रीज कर दूंगी। मतलब पहले मैं रिवर्स लेके आई वैल्यू को, रिवर्स के बाद अब मैं उसकी उतनी वैल्यू दोबारा से इंक्रीज कर दूंगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आप फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज करके अपने रिसीवेबल्स बढ़ा दोगे। तो कितने से बढ़ाओगे टोटल? आपके फर्स्ट ईयर के एंड में 6,55,079 प्लस 45,855 कितना आ गया? प्लस 6,55,079 7,09,34। ये जो है ये आपका रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के एंड की। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपने क्या करना है, फिर से 7% से आपने अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करना है। तो यानी कि 7,09,34, तो सेकेंड ईयर में आप फिर से अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करोगे तो 7,09,34 का आप कितना परसेंट करोगे? 7%, ये आएगा 91,710। यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में जब पेमेंट की बारी आएगी तो आपके रिसीवेबल्स जो है वो ऑटोमेटिकली कितने के हो जाएंगे? 7,09,34 प्लस 91,710 इक्वल्स टू कितना आ गया? 7,92,644। ये समथिंग राउंड ऑफ होके आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखो आपने क्या करना है, रेवेन्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो आंसर दिया हुआ है, रेवेन्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीवेबल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट 655 और अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर के एंड में 7,935 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। ठीक है, सो ये आपकी एडजस्टमेंट रहेगी अनबाइंडिंग डिस्काउंट की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसीडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। मैम कंसीडरेशन तो रिसीवेबल नहीं होता फ्रॉम अ कस्टमर, ये कौन सी कंसीडरेशन है जो हमने पे करनी है कस्टमर को? तो वो क्या कहा उन्होंने, इफ कंसीडरेशन इज पेड टू अ कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज देन इट एसेंशियली अ परचेज ट्रांजैक्शन एंड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे एज दैट फॉर परचेज फॉर सप्लायर। सपोज करो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जो मुझे सीमेंट और मटेरियल सप्लाई किया है वो मेरे कस्टमर ने सप्लाई किया है, तो देन इन दैट केस आप उसको परचेज ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करोगे। Assuming that consideration paid to a customer is not in exchange for distinct goods or services, आपने मुझे मटेरियल सप्लाई किया, बदले में मैंने आपको क्या दिया, सर्विसेज दी, गुड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिए, तो वो देन यहाँ ये जो सिनेरियो होगा ये इंक्लूड नहीं होगा। मतलब जो आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो कस्टमर से, सॉरी कंसिडरेशन पे कर रहे हो कस्टमर से, दैट शुड नॉट बी इन एक्सचेंज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अब नेक्स्ट, assuming that the consideration paid to a customer is not in exchange for a good distinct goods or services, an entity should account for it as reduction of the transaction price। ठीक है, एंटिटी जो है उसने रिडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऐसे इसको ट्रीट करना है। सो देखो दो सिनेरियोज हो गए। कौन से दो सिनेरियोज हो गए? फर्स्ट इज कि अगर आपने कंसीडरेशन कस्टमर को पे की है और आपने उससे मटेरियल गुड्स और सर्विसेज लिए हैं सिंपल, तो आपने इसको परचेज ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करना है। सेकंड, अगर आपने कंसीडरेशन कस्टमर को पे की है बट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, देन इट विल बी ट्रीटेड एज रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 4 की बात करते हैं। गोल्डन गेट कंपनी एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ मेजर चेन ऑफ रिटेल स्टोर। द कस्टमर कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 20 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, गोल्डन गेट कंपनी ने अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कस्टमर ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 20 मिलियन गुड्स अगले आने वाले 12 मंथ्स में लेगा। The term of the contract require Golden Gate Company to make a payment of 1 million to compensate the customer for changes that it will be need to make to its retail stores to accommodate the product.
अब टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती हैं, दैट रिक्वायर्स गोल्डन गेट कंपनी टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1 मिलियन। देखो उसने 20 मिलियन की पेमेंट रिसीव करनी है, बदले में पेमेंट 1 मिलियन की कस्टमर को करनी है, टू कंपनसेट द कस्टमर फॉर चेंजेस दैट इट विल नीड टू मेक टू इट्स रिटेल स्टोर्स टू अकोमोडेट द प्रोडक्ट, जो उसको रिटेल स्टोर्स पे चेंजेस करने पड़ रहे हैं उसके लिए। By 31st of December, Golden Gate Company has transferred products with a sale value of 4 million. 4 मिलियन के प्रोडक्ट्स जो है गोल्डन गेट कंपनी ट्रांसफर कर चुकी है। अब रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है। सो देखो ये जो आपका केस होगा ये सेकंड वाला केस होगा। आपने 20 मिलियन कंसीडरेशन देनी है, इन एक्सचेंज आपने 20 मिलियन कंसीडरेशन रिसीव करनी है, इन दैट एक्सचेंज आपने 1 मिलियन उसको देने हैं, बट जो 1 मिलियन आपने उसको देने हैं वो आपने इन एक्सचेंज फॉर दैट 20 मिलियन देने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसको प्रोपोर्शनेट करोगे। आपका जो टोटल कंसीडरेशन का प्राइस रिडक्शन होगा वो 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 19 होगा। मतलब ये 1 मिलियन जो है वो टोटल कंसीडरेशन का कितना परसेंट है, 5% है। यानी कि जो करंटली आपने 4 मिलियन का प्राइस रिसीव किया, इसमें से आप 5% की रिडक्शन कर दोगे, आप सिर्फ 95% का रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करोगे। इलस्ट्रेशन जो है ये हमारी कौन सी इलस्ट्रेशन है, ये वाली इलस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर, इलस्ट्रेशन 4। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका स्टेप नंबर 4, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।